हेलो बच्चों, मैं सर ललित। आज हम ले रहे हैं 8th क्लास का टॉपिक है डाटा हैंडलिंग। इसकी ये इंट्रोडक्शन वीडियो है और इस वीडियो में हम कवर करेंगे जो इस चैप्टर के अंदर टॉपिक आते हैं। 3 एक्सरसाइज के अंदर आती हैं 5.1, 5.2, 5.3। तो तीनों एक्सरसाइज के अंदर जो टॉपिक होंगे वो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। शुरू करते हैं। तो ये कैसी वीडियो है? इंट्रोडक्शन वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम है डाटा हैंडलिंग। डेटा का मतलब है इंफॉर्मेशन। जैसे लास्ट 10 मैचों में सचिन तेंदुलकर ने कितने रन बनाए, या फिर एक मॉल है, उस मॉल के अंदर 1 घंटे में कितने वुमेन एंटर हुए, कितने मैन एंटर हुए, कितने बच्चे एंटर हुए। इस तरह से जब हम किसी चीज़ को लेते हैं तो इसे बोलते हैं, इंफॉर्मेशन को बोलते हैं हम डाटा। जैसे किसी क्लास में किसी टीचर ने बोला कि भाई कल अपने सब लोग अपनी हाइट मेजर करके आना, मुझे इस क्लास की एवरेज हाइट देखनी है कि इस क्लास में जो बच्चे हैं वो कितने एवरेज हाइट के हैं। या फिर उसने इंच टेप ले लिया और नेक्स्ट डे सभी बच्चों की हाइट उसने मेजर कर ली और नोट कर ली। इट इज़ कॉल्ड ए डेटा। तो आज इस चैप्टर में हम जो पहला टॉपिक ले रहे हैं वो है हमारे पास पिक्टोग्राफ, यानी किसी डेटा को पिक्चर के रूप में हम कैसे शो करेंगे। तो लेते हैं पिक्टोग्राफ। अब पिक्टोग्राफ में क्या होता है, यानी किसी डेटा को हम शो करते हैं पिक्चर्स के रूप में। जैसे एज्यूम करते हैं कि कोई दुकान है, कोई शॉप है, उस शॉप में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे में कितनी बॉल सेल हुई, इसको हमें डेटा के रूप में शो करना है। तो हम कैसे शो करेंगे? तो सपोज करो हमने पहला दिन लिया मंडे, फिर लिया ट्यूसडे, फिर लिया वेडनेसडे। अब हमने एक बॉल को शो कर दिया 10 के रूप में, यानी 1 बॉल इज रिप्रेजेंट फॉर 10 बॉल। तो सपोज करो मुझे 30 बॉल सेल हुई मेरी मंडे को हमारे कितने बॉल सेल हुई? 30। तो मैं क्या करूंगा, केवल 3 बॉल ड्रॉ करनी पड़ेंगी मुझे। तो ये 3 बॉल जो है, एक बॉल शो कर रही है कितने की? 10 बॉल्स को। तो 1 2 3, तो 10 से इंटू किया तो कितना आ गया? 30। यानी किसी डेटा को सिंबल्स के रूप में, पिक्चर के रूप में शो करने को हम बोलते हैं पिक्टोग्राफ। ट्यूसडे को लेते हैं। ट्यूसडे को सपोज करो मैंने 2 बॉल बनाई, तो आप समझ गए कि 20 बॉल जो है वो ट्यूसडे में सेल हुई। वेडनेसडे में अगर हम लें और मैं यहाँ अगर बॉल बना दूँ 5, तो इसका मतलब है आपको चल गया पता कि वेडनेसडे में जो है 50 बॉल सेल हुई हैं, ट्यूसडे में जो है हमारे पास 20 बॉल सेल हुई हैं और मंडे में हमारे पास 30 बॉल सेल हुई हैं। यानी जब किसी डेटा को पिक्चर के रूप में हम शो करते हैं तो उसे बोलते हैं पिक्टोग्राफ। ओके, नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास बार ग्राफ। बार ग्राफ। अब बार ग्राफ में क्या होता है? बार ग्राफ में भी डेटा को हम एक ग्राफ के रूप में शो करते हैं, यानी ग्राफ पेपर पे बनाते हैं बार्स के रूप में। जैसे ये मेरा वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। तो इसमें मुझे शो करने हैं किसी बच्चे के नंबर। तो इधर तो मैं लेता हूँ सब्जेक्ट और इधर लेते हैं हम नंबर्स। तो इधर मैंने लिया 5, फिर 10, 15, 20 और इधर 25। तो इधर क्या है हमारे पास? सब्जेक्ट्स। तो अगर हम ऐसे करके बार्स लेते हैं तो एक टेस्ट के नंबर ले रहे हैं अभी हम। तो एक टेस्ट में सपोज करो इसके नंबर आए 20, ये नंबर है इंग्लिश के। तो ये जो हमने कॉलम बनाया बार, इनके बीच में डिफरेंस जो है वो सेम रहता है। अभी मैं हल्का सा आइडिया दे रहे हैं आपको। तो यहाँ पर हमने सेकंड जो सब्जेक्ट है उसको ले लिया मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स में उसके नंबर आए 15। एक और ले लेते हैं साइंस, और ये हमने इसको बनाया, यहाँ पे लिखा हमने 25, और ये नंबर हो गए साइंस के। तो इस तरीके से हम बार के रूप में शो करते हैं किसी डेटा को, तो इसे बोलते हैं बार ग्राफ। इधर हमारा सब्जेक्ट्स है, यानी इस ग्राफ को देख के हम आसानी से समझ जाते हैं कि इंग्लिश में जो टेस्ट हुए उसमें इंग्लिश में उस बच्चे के मार्क्स आए 20, मैथमेटिक्स में मार्क्स आए 15 और साइंस में मार्क्स आए 25। तो ये था एक सिंपल बार ग्राफ। इसी में दूसरा आता है डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ। अब इसमें क्या आता है? इसमें 2 डाटा को एक ही साथ शो करना होता है, जिसमें डबल बार ग्राफ बनाते हैं। वो कैसे? सपोज करो इसी में लेते हैं, इसी को कंटिन्यू करते हैं। इसमें क्या है कि एक टेस्ट के नंबर हैं,
हम इसमें 2 टेस्ट के नंबर ऐड कर देते हैं। जैसे ये हमारा फर्स्ट टेस्ट है और सेकंड टेस्ट में जो नंबर आए ये मैंने पतला से यहाँ बना दिया इसका, यानी ये जो फ्री कॉलम है ये फर्स्ट टेस्ट के नंबर को शो करता है और जो ये शेडेड पोर्शन है ये सेकंड टेस्ट को शो करता है। यानी एक बच्चे के जो फर्स्ट टेस्ट में इंग्लिश में मार्क्स आए वो 20 और सेकंड टेस्ट में जो मार्क्स आए वो आए 15। सिमिलरली यहाँ अगर हम इसको ले लें और इसको बार ग्राफ बना दें यहाँ पे शेड वाला, इट मीन्स है मैथमेटिक्स में इसके फर्स्ट टेस्ट में जो मार्क्स आए 15 थे और सेकंड टेस्ट में जो मार्क्स आए वो 25 थे। साइंस में भी बना सकते हैं इसकी हम, यानी शेड वाला जो पोर्शन है वो आपका डबल बार ग्राफ शो कर रहा है, फर्स्ट सेकंड टेस्ट के नंबर को शो कर रहा है। यानी अगर हम ग्राफ देख के समझ जाएंगे कि साइंस में फर्स्ट टेस्ट में उसके मार्क्स आए 25 और सेकंड टेस्ट में मार्क्स रह गए उसके 20, तो ये किसी इन्फॉर्मेशन को ईजी रूप में शो करने के लिए हम ग्राफ का यूज़ करते हैं। तो ये था हमारा बार ग्राफ और ये है डबल बार ग्राफ। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। इसमें आता है ऑर्गेनाइजिंग डाटा। इसमें क्या लेंगे, कोई डाटा आपको दिया है उसको हमें अरेंज करना है, ऑर्गेनाइज रूप में अरेंज करना है। जैसे यहाँ हमने लिया W फॉर वुमेन, M फॉर मैन, G फॉर गर्ल और B फॉर बॉय, ये हमने शो कर दिया। अब कोई रैंडम डाटा दे दिया हमने, जैसे मैंने एग्जांपल ले लेते हैं कि किसी मॉल में कोई सिक्योरिटी गार्ड बैठा है और उसको बताया हमने कि भाई आपको डाटा बनाना है 1 घंटे के अंदर इस मॉल में, यानी 10 से 11 या 11 से 12 के बीच में कितने मैन, कितने वुमेन्स, कितने मेल या बॉय और कितने गर्ल मॉल के अंदर एंटर हुए 1 घंटे के अंदर। इसको आप नोट करते रहिए। तो डाटा जो उसने बनाया वो रैंडमली ले लेते हैं। ऐसे उसने डाटा बना के दे दिया हमको कोई भी। अब इस डाटा को हमें ऑर्गेनाइज रूप में शो करना है, तो वो कैसे करेंगे देखते हैं। यहाँ पे हम लेते हैं, हमारे पास 4 चीज़ें हैं, वुमेन, मैन, गर्ल और बॉय, और यहाँ हम लेंगे टैली मार्क। अब टैली मार्क हम कैसे बनाएंगे ये शायद हमने सीखा है पहले, फिर भी देख लेते हैं। जो W है हमारा यानी कि वुमेन्स है उनको हम काउंट करेंगे कि वो कितनी बार हैं, और जितनी बार होती है उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि वो टर्म कितनी बार रिपीट हुई है। जैसे हम वुमेन की बात करें W की, तो 1 2 3 4 टाइम आया, तो हमने 1 2 3 4 और फ्रीक्वेंसी हो गई उसकी 4। ये एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में डाटा को हम डाल रहे हैं। जैसे नेक्स्ट लेते हैं M माने मेल, तो काउंट करते हैं 1 2, ये 2 टाइम्स है तो हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिख दिया 2। G फॉर गर्ल्स को करते हैं मेजर 1 2 एंड 3, तो गर्ल्स हमारा आया 3 टाइम्स, तो हमने 3 यहाँ पे लिख दिया, ये फ्रीक्वेंसी हो गई हमारी। लास्ट आ गया हमारा बॉयज़ 1 2 3 4 एंड 5। अब बॉयज़ हमारे 5 आए, तो 5 को लिखने का क्या प्रोसेस है, 1 2 3 4 और आप इसको मिला दीजिए, यानी 1 के एंड से लास्ट जो हमारा टैली मार्क है उसके एंड को मिला दीजिए, तो ये पैकेज बन गया और उसको हम बोलते हैं 5। तो इस तरह से किसी डाटा को हम ऑर्गेनाइज फॉर्म में शो करते हैं। W फॉर वुमेन, M फॉर मैन, G फॉर गर्ल और B फॉर बॉय, इस तरीके से लिखे टैली मार्क बनाया और फ्रीक्वेंसी लिख दी। दिस इज कॉल्ड ए ऑर्गेनाइजिंग डाटा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो और इम्पोर्टेंट है, जो इस चैप्टर का 100% क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज कॉल्ड पाई चार्ट। ये एक सर्कुलर फॉर्म में होता है, जैसे सर्किल मैंने बनाया है यहाँ पर, और इसको मैंने ऐसे शो कर दिया। तो यहाँ लिख लेते हैं चॉकलेट, इधर ले लेते हैं वनीला और इधर अदर फ्लेवर। ये जो है एक डाटा शो करता है, यानी इसको मैं अगर लेता हूँ 50% में,
इसको 25% में, इसको 25% में। आप चाहें तो लिख लीजिए इसको। लेकिन इस पाई चार्ट को देखकर अभी ये पता चलता है कि सबसे ज़्यादा जो फ्लेवर आइसक्रीम का है या जो बच्चे पसंद करते हैं वो है चॉकलेट, 50% ज़्यादा पसंद की जाती है। वनीला आइसक्रीम जो है वो 25% पसंद की जाती है, और अदर फ्लेवर जो है वो 25%, यानी कि मैक्सिमम जो पसंद की जाती है वो है चॉकलेट। तो हमें बिना डाटा पढ़े, डाटा को देखे यानी रीड करें, केवल पिक्चर के थ्रू, पाई चार्ट के थ्रू, सर्किल फॉर्म में हम समझ सकते हैं किसी डेटा को कि उसमें क्या बताने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, ये तो था कि पिक्चर के रूप में जो बनाया था हमारे पास। और अगर हमारे पास डेटा दिया हो और हमें ये ड्रॉ करना हो पाई चार्ट, उसको कैसे करेंगे देखते हैं। ड्राइंग ए पाई चार्ट, चलिए लेते हैं, इसमें डाटा ले लेते हैं। एक चॉकलेट, वनीला और अदर फ्लेवर, ये लेते हैं 50%, यहाँ 25% और यहाँ भी 25%। चलिए अब इसका हमें पाई चार्ट ड्रॉ करना है। अभी हमारे पास क्या है, 3 चीज़ें हैं। अभी मैं 2 कॉलम और बनाने, एक कॉलम तो बनेगा इसका फ्रैक्शन का, फ्रैक्शन में कैसे करना है आपको कि ये 50/100, सिमिलरली 25/100, और ये भी क्या आ जाएगा 25/100। ओके, अब इसको हम कैंसिल करेंगे तो वी गेट 1/2, 1/4 और ये 1/4। आगे लेते हैं, अब निकालेंगे सेंट्रल एंगल। इसमें क्या करना है आपको, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 360, क्योंकि हम सर्कुलर फॉर्म में बनाते हैं तो एंगल सेंटर एंगल बनता है 360 का। तो इस चॉकलेट के लिए कितना एंगल हमें ड्रॉ करना है वो हम निकाल रहे हैं। सिमिलरली 1/4 मल्टीप्लाई बाय 360, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 360, तो 2 से हमने कैंसिल किया तो वी गेट 180, हेयर वी हैव 90 एंड वी हैव 90। ये हमारा सेंट्रल एंगल आ गया। अब हमें ड्रॉ करना है पाई चार्ट। ड्रॉ करते हैं पाई चार्ट को। सर्किल ड्रॉ किया हमने कंपास की हेल्प से या बैंगल की हेल्प से, एक ऐसे करके रेडियस ड्रॉ किया हमने, और हमारे पास पहला एंगल कितना है देखिए 180 डिग्री का। तो 180 डिग्री को हमने ऐसे ले सकते हैं, पूरा आपको पता है कि स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री। आप इसको डॉटेड शो कर सकते हैं, कलरफुल शो करेंगे थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनता है और अलग से ही शो होता है पूरा कि हमारा 180 डिग्री जो है वो चॉकलेट को शो कर रहा है। नेक्स्ट लेते हैं 90 डिग्री, तो 90 डिग्री बिल्कुल ऐसे बनेगा और ये 90 है। इसको आप इस तरह से शो कर सकते हो और ये आप शेडेड कर सकते हो। तो दिस इज़ द प्रोसेस टू ड्रॉ ए पाई चार्ट। पाई चार्ट को कैसे बनाना है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगला टॉपिक लेते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी में क्या है, जैसे सपोज करो आपने कोई कॉइन टॉइस किया और उस कॉइन में 2 फेस होते हैं, या तो हेड होता है या फिर टेल होता है। तो प्रोबेबिलिटी निकालने का जो प्रोसेस है वो देख लीजिए क्या है। प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन अपॉन टोटल कंडीशन। जैसे आपने कॉइन टॉइस किया तो उसमें टोटल कंडीशन कितनी थी 2, और अगर आपसे पूछा कि प्रोबेबिलिटी बताइए टेल आने की, प्रोबेबिलिटी बता रही है टेल आने की, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, तो कैसे निकालेंगे। हम टोटल जो है वो नीचे आएंगी, यानी कि हमने किसी कॉइन को छाला तो केवल 2 पॉसिबिलिटी बनेंगी, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो टोटल कंडीशन कितनी हुई 2, और हेड पूछा है उसने तो 1/2। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी को। जैसे एक डाइस है मेरे पास और उस डाइस पर 1 2 3 4 5 6 नंबर्स होते हैं, यानी टोटल आउटकम्स जो होते हैं वो 6 होते हैं, यानी टोटल कंडीशन कितनी हो गई 6। अगर आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी,
प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर। अब इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी तो टोटल तो पहले नीचे लिख दीजिए। टोटल हमारे पास कितने हैं 6 और इवन नंबर काउंट कीजिए 1 2 और एक ये 3। एक तो 2 इवन है, एक 4 इवन है और एक 6 इवन नंबर है, तो कितना आ गया यहाँ पे 3। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई 1/2। तो ये कुछ ऐसा प्रोसेस है जिससे हम प्रोबेबिलिटी को निकालेंगे। 5.3 में ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके सामने। ओके, पढ़ते रहिए, समझते रहिए, इन टॉपिक्स को हम इस चैप्टर में कवर करेंगे।